सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल दैट इज़ इट्स कंसेप्चुअल। तो गाइस मुझे सजेशंस मिल रहे थे, मतलब दो तीन मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि तेरी क्वालिटी ठीक नहीं है एंड हाई डेफिनेशन में आ नहीं रहा। तो गाइस मोबाइल में तो डिफ़ॉल्ट 250 पिक्सल से आ रहा है, बट आई थिंक अगर आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में मेरे वीडियो स्ट्रीम करोगे तो देन ऑल विल बी क्लियर, ठीक है। एंड स्टार्टिंग मेरे कुछ इंजीनियर दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझे बोला है कि स्टार्टिंग में जब आप वीडियोस डालते हो एक या दो दिन, तब वो क्लियरिटी इतनी नहीं आ पाती, बिकॉज यूट्यूब के थोड़े से सर्वर डाउन होते हैं इनिशियल फेज़ ऑफ वीडियोस में, एंड मेरे उतने सब्सक्राइबर भी नहीं हुए जिससे कि मुझे एक क्लियरिटी या फिर नेट कंटेंट प्रेजेंटेशन मिल सके, ठीक है। तो उसकी वजह से पहली बात तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, जिससे कि सब्सक्राइबर बढ़े और आपको वीडियो क्वालिटी एनहेंस हो। एंड मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ वो मेरी 1080 पिक्सल्स में ही होती है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट क्वालिटी, बट स्टार्टिंग में वीडियोज़ में थोड़ी दिक्कत आएगी। बट अब जाके आप मेरे पिछले प्लेलिस्ट में या फिर जनरल पैथोलॉजी है, जनरल फार्माकोलॉजी देखेंगे तो इट इज़ नाउ वेरी क्लियर, ठीक है। एंड प्रेजेंटेशन में अगर कोई दिक्कत आ रही हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहे राइटिंग्स या फिर ऐसा कुछ, तो मेरे मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल डाल देता हूँ, तो आप उधर पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड हैंड राइटिंग में भी गाइज मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, बट इट्स लाइक कि ये मैंने थोड़े पहले से नोट्स बना रखे थे, सो तब मुझे इतना ध्यान नहीं था और मेरा आइडिया भी नहीं था यूट्यूब चैनल बनाना, सो इसीलिए। एंड आज का जो टॉपिक है फार्माकोथेरेपी ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, गाइज इट्स गोना टेक मी 35 to 40 मिनट्स, या फिर आई थिंक आधा घंटा के ऊपर ले सकता है। सो गाइज पेशेंट से बैठ जाइए आप एंड अच्छे से टॉपिक समझना है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ CVS फार्माकोलॉजी। और हाँ, वेलकम टू CVS फार्माकोलॉजी। आज से मैं CVS फार्माकोलॉजी ले लूँगा एंड हम 5 या 6 क्वेश्चंस में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आने वाले जो भी वीडियोज़ है वो इंटर रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो आप पहले से देखिए, आई एडवाइस टू कि आप पहले से देखिए ताकि आपको कोर टॉपिक समझ में आ सके एंड जो कोर कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठ सके। तो एक बार कंसेप्ट बैठ गया आपके दिमाग में, देन यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर, ठीक है। तो आज की शुरुआत करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अ फार्मेकोथेरेपी ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके गाइज, इट्स गोना टेक अ लॉन्ग टाइम। मैं पहले आपको बोल रहा हूँ लंबा वीडियो है, तो अगर देखना हो तो गाइज पूरा वीडियो ही देखना। आधे वीडियो में कहीं पे छोड़ दिया और फिर आपने दूसरे वीडियोस पे आप कूद के चलेगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ऑल आर इंटर रिलेटेड। ओके, सो आज की शुरुआत करते हैं। दैट इज़ फार्मेकोथेरेपी ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की डेफिनेशन या फिर क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दैट इज ऑल्सो नोन एज CHF, वो है क्या? इट इज़ अ पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट इन विच द हार्ट इज अनेबल टू पम्प blood at a rate commensurate with requirement of metabolizing tissue or can do so only from an elevated feeling pressure, ठीक है। मतलब पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट है और कमेंसुरेट का मतलब है वो अपनी मेटाबॉलिक नीड्स जो टिश्यू की है वो हार्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, और वो कैसे कमोडेट होगी? बाय इंक्रीज इट्स प्रेशर, ठीक है। तो अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कौन कौन सकते हैं कि कार्डियक डिजीज़ के होने के चांसेस कहाँ कहाँ पे? प्री डिस्पोजिंग मतलब पहले, और डिस्पोजिंग फैक्टर्स का मतलब जो हो सकता है फैक्टर्स, वो दैट इज़ MI, क्रॉनिक इस्चेमिया है, कार्डियोमायोपैथी है, एरिथमियाज है, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन एंड valvular disease. So these are the predisposing factors of a cardiac disease. MI मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्रॉनिक इस्चेमिया मतलब जहाँ पे ब्लड वेसल्स में, इस्चेमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाना, कार्डियोमायोपैथीज मतलब इरेगुलर या फिर एबनॉर्मल हार्ट फंक्शंस, एरिथमिया मतलब बोल सकते हैं कि रिदम जो हो रहा है या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल या मैकेनिकल मूवमेंट्स है वो ढंग से नहीं हो पा रही। फिर डायस्टोलिक डिसफंक्शन मतलब हमारे डायस्टोल, देखो सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन एंड डायल मतलब रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन में दिक्कत आ रही है तो फिर तो इट विल लीड टू द मतलब एफिशिएंसी को डिक्रीज करेगा, सिंपल सी बात है। एंड वेलविलर डिजीज़ भी है, ओके। सो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ CHF एंड मेजर साइट्स ऑफ ड्रग एक्शन। तो ये गाइज, दिस इज़ द कोर, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज़ द डायग्राम वी शुड अंडरस्टैंड। और गाइज आपको ये डायग्राम याद रखना ही रखना है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, मैं जानता हूँ, मेरे लिए भी याद कर रखना थोड़ा सा मुश्किल है एंड मुश्किल था, बट मैंने ट्राई किए सिंपल से सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की, बिकॉज ये जो टेबल है, दिस इज़ द कोर, दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ CVS फार्माकोलॉजी।
हमको जहाँ जहाँ जो क्लास ऑफ ड्रग है या फिर जो ड्रग पर्टिकुलर है तो उनको याद रखना है, तो वो कहाँ कहाँ हमको एक्ट करेंगे तो वो हमको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, दैट इज़ पहले तो ये समझ लेते हैं कि वो पूरी साइकिल है क्या। देखो पहले हार्ट फेलियर हुआ, पहले कोई ड्रग्स को ध्यान मत दीजिएगा इस, बस पहले समझ लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन क्या है, ठीक है। हार्ट फेलियर हुआ तो हार्ट फेलियर से क्या होगा कि इट विल डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। अब डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट से दो पाथवे हमारे चालू हो रहा है, दैट इज़ एक तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा बिकॉज बॉडी बिकम्स इन द स्ट्रेस कंडीशन, एंड दूसरा वो किडनी में जाकर रेनिन के रिलीज को मतलब एक्टिवेट करेगा कि चलो रेनिन को रिलीज करना है। तो हम पहले रेनिन पाथवे समझ लेते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज रास, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है। तो वो रेनिन से रास एक्टिवेट हो तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन एक्टिवेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 1। अब एंजियोटेंसिन 1 क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट करेगा, एंड एंजियोटेंसिन 2 किसको एक्टिवेट करेगा, एल्डोस्टेरॉन को एक्टिवेट करेगा। एंड एल्डोस्टेरॉन का मैंने आपको डायूरेटिक्स में काम बताया था कि क्या था, दैट इज़ द सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करना। तो आप ये देखो एरो नीचे जा जा जाके सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन कर रहा है, ठीक है। एंड इट विल ऑल्सो लीड टू द कार्डियक रीमॉडलिंग। अब कार्डियक रीमॉडलिंग का मतलब क्या होता है, तो कार्डियक रीमॉडलिंग का सिंपल सा अर्थ वही होता है कि कार्डियक रीमॉडलिंग मतलब री फिर से और मॉडल करना मतलब फिर से कार्डियक जो एक्टिविटीज़ हो रही थी तो उनको नॉर्मल स्टेट में लाना, दैट इज़ नोन एज द कार्डियक रीमॉडलिंग। तो गाइस मैं वही बात कर रहा था कि रीमॉडलिंग मतलब क्या होता है, मतलब ये सब हार्मोन्स या फिर जो भी हमारे एंजाइम्स जो भी काम कर रहा है तो वो सीक्रेट हुए हार्ट पे, एंड दिस विल लीड टू द चेंजेस इन द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, दैट इज़ नोन एज कार्डियक रीमॉडलिंग। अब हम पाथवे पे आ जाते हैं, दैट इज़ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, एक्टिवेशन में क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, ओके। एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या करेगा, इट विल वो देखो बहुत सारे अफेक्ट शो कर रहा है, दैट इज इट विल डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट, फिर से वही साइकिल रिपीट होगी, एंड इट विल एलिवेटेड कार्डियक फीलिंग प्रेशर्स। तो वेजो कंस्ट्रिक्ट होगा तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। एंड फिर जो वेजो कंस्ट्रिक्शन वो किसकी वजह से हो रहा था, बिकॉज एंजियोटेंसिन 2 की वजह से भी कार्डियक रिमॉडलिंग हो रही है एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन दोनों हो रहा है। एंड मैंने बोला कि सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा तो उसकी वजह से भी प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, एंड एक बार प्रेशर बढ़ा तो इट विल ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्डियक रीमॉडलिंग। तो मतलब कार्डियक रीमॉडलिंग एंजियोटेंसिन 2 भी कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन भी कर रहा है, एंड कार्डियक एलिवेटेड कार्डियक प्रेशर्स भी कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हार्ट फेलियर हो रहा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हुआ, रेनिन और सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट किया, सिस्टमेटिक सिंपैथेटिक आउटफ्लो ने वेजो कंस्ट्रिक्शन किया, वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने की वजह से रीमॉडलिंग हुई, ठीक है। अब एक तरफ रेनिन हुआ तो रेनिन से एंजियोटेंसिन 1 आया, फिर एंजियोटेंसिन 2 हुआ, एंजियोटेंसिन विल ऑल्सो सीक्रेट एल्डोस्टेरोन एज वेल एज कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन, एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन मैं आपको बताया कि क्या हो रहा था, एंड एल्डोस्टेरोन विल कॉज सोडियम वाटर रिटेंशन, और रिटेंशन की वजह से प्रेशर बढ़ेगा एंड कार्डियक रिमॉडलिंग में आ जाएगा, एंड बेसिकली एल्डोस्टेरोन भी खुद कार्डियक रिमॉडलिंग करेगा, ओके। तो ये पूरी एक साइकिल होगी जो आपको समझनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज़ द कोर कंसेप्ट, ठीक है। मैं बार बार इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ ये बातों को, बिकॉज अगर आपको यही बेसिक साइकिल समझ में नहीं आई तो ड्रग्स कहाँ कहाँ एक्ट करेंगे, क्या कैसे मैकेनिज्म हो रहा है उनका, वो आप समझ नहीं पाएंगे। सो गाइज इसको जितना ज़्यादा टाइम देंगे आप और प्रैक्टिस कर लेंगे, या 2-3 बार 1 या 2 बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेंगे, तो दैट विल बी नाइस फॉर यू एंड इट विल गिव यू अ गुड प्रैक्टिस टू रिमेंबर एज ऑल द ड्रग्स एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ इनहिबिट कर रहा है कौन कौन से ड्रग्स। तो पहले ही हार्ट फेलियर से कार्डियक आउटपुट के बीच में पहले 2 हमने क्लास देख रहे हैं, दैट इज डिजॉक्सिन एक तो है, दैट एंड द सेकंड वन इज द आयोनोट्रोपिक एजेंट्स, ओके। अब आयोनोट्रोपिक एजेंट्स में 2 मेन एग्जांपल है, दैट इज डोब्यूटामीन एंड डोपामीन, ठीक है। तो वो ये 2 एग्जांपल्स हमको याद रखना है, मैं आगे अलग से इसका क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो अब है दैट इज़ द कार्डियक आउटपुट और सिंपैथेटिक नर्वस के सिस्टम में के बीच में कौन इनहिबिशन कर रहा है, दैट इज डिजॉक्सिन हमने ऊपर भी देखा, डिजॉक्सिन नीचे भी कर रहा है। अब वेजो कंस्ट्रिक्शंस को कौन नहीं होने देंगे, ठीक है।
या फिर एंजियोटेंसिन 2 के सिक्रीशंस को कौन कौन रोकेंगे, दैट आर द क्लास ऑफ द वेजोडाइलेटर्स। ओके, ठीक है। अब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेनिन को एक्टिवेट कर रही है, वो एक पॉइंट भी है, तो उधर पे क्या एक्ट करेंगे, दैट इज़ द बीटा एंटागोनिस्ट, या बोल सकते हैं हम बीटा ब्लॉकर्स। ओके, फिर रेनिन को इनहिबिट करने वाले रेनिन इनहिबिटर है, फिर एस इनहिबिटर है, फिर ए आर बी है, दैट इज़ द एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, या फिर बोल सकते हैं AT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंड फिर हमने एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट देखे थे, कहाँ देखे थे, याद करिए आप, मैंने आपको बताए थे, ये एग्जांपल है द सब क्लास जो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स थे, मैंने आपको पढ़ाया था रीनल फार्मेकोलॉजी में, उसमें एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट उसका सब क्लास था। एंड एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट क्या कर रहे थे, सोडियम वाटर रिटेंशन, तो इधर पे भी वो हो रहा है, तो उसको ब्लॉक करने के लिए स्पाइरोलेक्टोन, ठीक है, एंड एप्रिलेलॉन, वो दोनों ड्रग्स थे एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। तो दिस आर द क्लास ऑफ एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। एंड डायूरेटिक्स, मैंने इधर आपको बात की थी कि सोडियम वाटर रिटेंशन करता है, तो ऑब्वियसली एक ही बात है डायूरेटिक्स मतलब, और उसमें डायूरेटिक्स का पूरा सा चैप्टर मैंने रीनल फार्माकोलॉजी में कवर कर दिया, सो आप गाइज प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। तो बेसिकली कौन कौन से हमने, देखो एक बार क्लासेस याद कर लेते हैं। एक तो इंडिविजुअल ड्रग है, दैट इज डिजॉक्शन, वो एक यूज़ हो रहा है, फिर बीटा ब्लॉकर्स आ रहे हैं, फिर एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट आ रहे हैं, फिर डायूरेटिक्स आ रहे हैं, एस इनहिबिटर्स आ रहे हैं, ARB आ रही है, एंड बीटा ब्लॉकर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इतने से ड्रग्स है और क्लास ऑफ ड्रग्स है, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड उनकी डिटेल स्टडी, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि एस इनहिबिटर्स है या ARB है या फिर जॉक्सिन है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिफाइंग कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। तो अब इसका क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 वे में है, दैट इज़ एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली एंड फंक्शनली। तो एनाटॉमिकली लेफ्ट वर्सेस राइट, मतलब कौन सा कितना 4 चैम्बर्स है, 2 लेफ्ट में और 2 राइट में, तो कौन से चैम्बर्स में कहाँ फेलियर हुआ, तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में हो गया या राइट वेंट्रिकल में होगा, तो उस हिसाब से एनाटॉमिकली। फिर फिजियोलॉजिकली में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक वो हो सकता है। एंड फंक्शनली में अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी एंड अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स शोन इन द पेशेंट। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, दैट इज ट्रीटमेंट पे, ट्रीटमेंट ऑफ CHF। तो अब हमने ट्रीटमेंट में क्या करना है, तो ट्रीट द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, ठीक है, डिक्रीज प्री लोड एंड आफ्टर लोड एंड इंक्रीज द कंट्रैक्टिलिटी। मतलब क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हो रहा क्या है, तो कंट्रैक्टिलिटी को एक तो बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज कंट्रैक्शन नहीं हो रहा ढंग से, तो एफिशिएंसी नहीं आएगी, एंड सिस्टोल डायस्टोल ढंग से परफॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। एंड ट्रीट द प्रेसिपिटेटिंग नहीं है वो, दिस आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है, जो पहले से तकलीफ में है या पेशेंट सफ़र कर रहा है, जो प्री डिस्पोज कर रहा है उसको एफिशिएंसी बढ़ाने से, तो उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एंड डिक्रीज द प्री लोड एंड आफ्टर लोड। प्री लोड मतलब जो साइकिल होने से पहले जो लोड है, मतलब जो आ रहा है अमाउंट ऑफ ब्लड साइकिल कंप्लीट, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने से पहले, दैट इज़ द प्री लोड। एंड आफ्टर लोड मतलब जो भेज रहा है, जो हार्ट जो पंप करके एक साइकिल के बाद, दैट इज़ द आफ्टर लोड, ठीक है। तो वो दोनों को भी डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि नॉर्मल साइकिल मेंटेन कर सके, बिकॉज दोनों बैलेंस नहीं हो पाया, प्री लोड एंड आफ्टर लोड, दैट विल इंड्यूस सम कार्डियक मैनिफेस्टेशंस, ठीक है, जो एबनॉर्मल फंक्शन करेगा, ठीक है। तो प्रीलोड रिडक्शन किससे करेंगे, तो प्रीलोड रिडक्शन करेंगे हम लूप डायूरेटिक्स, नाइट्रेट्स एंड एस इनहिबिटर्स और ARB, दैट इज एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर ब्लॉकर। ओके, ठीक है। आइनोट्रोपिक सपोर्ट की बात करेंगे, तो मैंने अभी आपको बोला डोपामीन एंड डोब्यूटामाइन एंड इमिरानोन एंड माइलरॉन एंड डिजॉक्सिन, जो क्रॉनिक स्टेज में हम यूज़ करेंगे। बीटा ब्लॉकर्स मोर क्रॉनिक में यूज़ करेंगे एंड एक्यूट में कम यूज़ करेंगे। तो 2 कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स याद आ रहा है जो मैंने आपको ANS में पढ़ा है, दैट इज़ द कार्बेडियोल एंड मेटाप्रोलॉल। दोनों ही नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है, एक 3rd जनरेशन का है और एक 1st जनरेशन का है। तो कौन कौन से है वो, ये एक होमवर्क है, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर फ्लूइड बैलेंस में कौन कौन से, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड एंड सॉल्ट इनटेक। तो सॉल्ट इनटेक को अगर हम ज़्यादा या कम करेंगे तो भी फ्लूइड बैलेंस, एंड फिर रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लूइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मतलब आयनिक कंसनट्रेशन मेन उसमें बैलेंस करना होता है, ठीक है।
तो मेन पॉइंट दैट इज़ द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट की ब्रीफ करेंगे। तो बिफोर ट्रीटमेंट स्टार्ट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो पहले ट्रीटमेंट देने से पहले हमको थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कौन कौन सी, अगर पेशेंट ट्रीटमेंट के अंदर जा रहा है तो उसको पहले हम उसको तैयार करना पड़ेगा कि आप ट्रीटमेंट लेने के लिए आप तैयार हो या नहीं। ठीक है, तो पहले तो उसको फिजिकल एंड इमोशनल रेस्ट देना पड़ेगा। फिजिकली भी रेस्ट करना पड़ेगा एंड जो इमोशनली या मेंटल बोल सकते हैं, फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट बोलते हैं, तो उसको भी दोनों को रेस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इमोशनल रेस्ट के लिए हम स्मॉल डोज ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स को दे देते हैं कभी कभी। ओके, एंड second point is that is correction of obesity. It is also very important we can do by restricting the calorie intake. अब कैलोरी इंटेक को कम कर देंगे तो ओबिसिटी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, फिर सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट, ऑल्सो अवॉइडिंग इंटेक ऑफ सॉल्ट रिटेंशन मेडिसिन। ठीक है, एक तो सॉल्ट भी कम कर देंगे एंड जो सॉल्ट रिटेंशन कर रहा है वो मेडिसिन की भी कम कर देते। फॉर एग्जाम्पल एनासिड्स दैट इज़ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, उनको भी हम कर देंगे कम। तो नॉर्मल डाइट में कितना होना चाहिए, 6 to 10 ग्राम्स ऑफ NaCl। एंड सीवियर हार्ट फेलियर सॉल्ट इंटेक उनकी 0.5 to 2 ग्राम्स पर डे। मतलब सॉल्ट का इंटेक, तो सॉल्ट क्या करेगा, सोडियम एंड रिटेंशन को बढ़ाना चाहेगा और वो सोडियम एंड रिटेंशन मतलब कम करेगा, सॉरी। ठीक है, बिकॉज सॉल्ट रहेगा बाहर तो निकलेगा नहीं, तो इट विल कॉज द प्रेसिपिटेट क्या बोल सकते हैं वो एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट करेगा एंड आयरन कंसनट्रेशन को इम्बेलेंस करेगा। उसके वजह से सॉल्ट इंटेक कम हो जाना चाहिए। इंडिविजुअल्स विथ मोस्ट सीवियर केसेस दे रिक्वायर H2O रिस्ट्रिक्शन। अब H2O को भी मतलब मोस्ट सीवियर केस होंगे तो उसमें तो H2O भी या वाटर भी हमको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ डन टू रिड्यूस द फ्री लोड। ओके, तो फ्री लोड को रिड्यूस करने के लिए ये सब किया जाता है। तो मतलब पूरा सा पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल एंड इमोशनल रेस्ट, सॉल्ट इन रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वाटर रिस्ट्रिक्ट करेंगे मोस्ट सीवियर केसेस में, फिर ओबेसिटी कम करेंगे। ओके, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमको 2 गोल अचीव करना है, तो ये कौन कौन सा है। ठीक है, तो गाइस मैंने ढंग से अगर नहीं बताया तो सॉरी गाइस, बट इट इज़ द बेस्ट आई कैन डू। ठीक है, तो आप समझिएगा, मैंने हैंड राइटिंग भी थोड़ी सी इम्प्रूव करने की ट्राई की है एंड कुछ भी डाउट्स हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बता सकते हैं। तो आगे बढ़ता है। दैट इज़ 2 गोल्स टू अचीव, दैट इज़ 1 इज़ टू रिलीव कंजक्टिव सिस्टम एंड इंक्रीज द कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, एंड दूसरा क्या है, अरेस्ट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज एंड इम्प्रूव सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। मतलब पहले में क्या कर रहा है कि जो कंजेस्टिव सिस्टम है उनको कम करके कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट को बढ़ा रहा है, एंड दूसरे में क्या कर रहा है कि प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ को हम अटका के फिर सर्वाइवल रेट है उसको इम्प्रूव करेंगे। तो पहले में हम देख लेते हैं कि हम कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट को कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ लेफ्ट हार्ट फेलियर पल्मोनरी कंजेशन होगा। अब बेसिकली मैंने बोला कि 2 लेफ्ट और राइट चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है हार्ट, तो लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो पल्मोनरी कंजेशन होगा। ठीक है, जो भी हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है, तो वो अफेक्ट हो जाएगा। एंड जो राइट हार्ट फेलियर है तो उसकी वजह से कौन सा कंजेशन होगा, दैट इज़ सिस्टमिक कंजेशन। ठीक है, अब आयोनोट्रोपिक एजेंट्स की बात करें इधर पे हम। ठीक है, तो आयोनोट्रोपिक एजेंट्स के एग्जांपल है डिजॉक्सिन एंड डोब्यूटामिन। ये 2 ही आप याद रखें। ठीक है, डिजॉक्सिन, डोब्यूटामिन एंड डोपामिन, सॉरी, तीन आपको याद रखना है। ठीक है, तो आयोनोट्रोपिक एजेंट्स में डिजॉक्सिन, डोब्यूटामिन एंड डोपामिन, ये 3 एग्जांपल्स हैं। तो वो आपको मैं पूरा आयोनोट्रोपिक एजेंट्स का जो है वीडियो वो मैं अलग से आपको दिखा दूंगा। ओके, दे विल ओनली इंक्रीज द कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम। ओके, अब उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है आयोनोट्रोपिक एजेंट्स का, दैट दे विल ओनली इंक्रीज द कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम। ओके, हम सेकंड क्लास है दैट इज़ द डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स में क्या था कि दे रिलीव बोथ पल्मोनरी इडीमा ड्यू टू द लेफ्ट हार्ट फेलियर एंड सिस्टमिक कंजेशन ड्यू टू द राइट हार्ट फेलियर। ओके, तो हमने बेसिकली इडीमा किसकी वजह से हो रहा था। ठीक है, बिकॉज अगर इडीमा का मेन कारण क्या होता है,
जब कोई ब्लड वेसल के बाहर या फिर एक्स्ट्रा वेसेजेशन होता है ब्लड वेसल्स का, तब जाके इडीमा फॉर्म होता है, दैट इज़ आयनिक इम्बैलेंस। तो डायूरेटिक्स क्या कर रहे थे, आयन के रीएब्जॉर्प्शन को या फिर सिक्रीशन को कम कर रहे थे, या फिर उसको ही कहीं ना कहीं इनहिबिट कर रहे थे। तो सिंपल सी बात है, वो इडीमा कम करेंगे तो इडीमा कम होगा, तो ऑब्वियसली है कि कंजेशन कम हो जाएगा। एंड कंजेशन गाइज मैं आपको पैथोलॉजी में बताऊंगा दैट हाइपरेमिया एंड कंजेशन। तो कंजेशन इज़ अ एक्टिव प्रोसेस, बाकी हाइपरेमिया इज़ अ पैसिव प्रोसेस, या फिर मैं पक वही है, तो वो मैं पैथोलॉजी में आपको डिस्कस कर लूँगा। बट कंजेशन इज़ समथिंग लाइक कि एक जगह पे ब्लड आ तो रहा है बट उतनी एफिशिएंट से बाहर नहीं जा पा रहा, सेल्स के जो अपटेक और आउटफ्लो और इनफ्लो उसमें दिक्कतें आ जाएगी, तो उसकी वजह से इनफ्लो तो रहेगा बट आउटफ्लो ढंग से नहीं हो पाएगा, तो दिट विल लीड टू द कंजेशन एंड हैंस कॉज इडीमा। ठीक है, तो उसके एग्जांपल है दैट इज लूप डायूरेटिक्स, थायजाइड डायूरेटिक्स। ठीक है, एंड थायजाइड डायूरेटिक्स का मेन एग्जांपल मैंने आपको याद रखने को बोला, दैट इज द क्लोराथायजाइड, दैट इज द फर्स्ट डायूरेटिक एवर प्रोड्यूस। ठीक है, एंड लूप डायरेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट इज फ्यूरोजामाइड, वो तो दोनों याद रखना ही है। फिर वेजोडाइलेटर्स, तो वेजोडाइलेटर्स इंप्रूव द कंट्रक्टिलिटी ऑफ हार्ट बाय इंक्रीजिंग द आफ्टर लोड ऑन द हार्ट, दैट इज उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं था, सॉरी गाइस, इट इज़ द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, दैट इज़ द ARB। आई एम रियली सॉरी, मुझे गलती हो गई। ठीक है, तो ARB होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ओके, एंड उसके नाइट्रेट्स भी होता है, फिर हाइड्रोलाजीन भी होता है, एंड कॉज एट्रियोलर डायलेशन एंड डिक्रीज द आफ्टर लोड ऑन द हार्ट। ठीक है, तो गाइज वो आफ्टर लोड को डिक्रीज कर रहे थे, बिकॉज इधर पे गलती हो गई है मुझसे। ठीक है, तो आप चेंज कर लीजिएगा अपने नोट्स में, दैट इज इट विल डिक्रीज इम्प्रूव कंट्रैक्टिलिटी बाय डिक्रीजिंग द आफ्टर लोड। ठीक है, तो एस इनहिबिटर, ARB, नाइट्रेट्स, हाइड्रोलाजीन, तो वो एट्रियोलर डायलेशन कर देंगे, और उसके एट्रियोलर डायलेशन होगा तो फिर आफ्टर लोड जो होगा तो वो धीरे धीरे जाएगा ब्लड, और फिर एफिशिएंटली तो आफ्टर लोड कम हो जाएगा, एंड उतना ही वो फिर जो प्री लोड होगा उसमें, मतलब जो वेन्स है उसमें ब्लड धीरे धीरे आएगा, तो हैंस इट विल इम्प्रूव द कंट्रक्टिलिटी एंड हैंस इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट। अब जो सेकंड फेज है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी फोर्थ क्लास दैट इज द बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, इट विल डिक्रीज द कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम। बट अभी मेन जो कंसेंट है, जो क्वेश्चन हमको झट से यहाँ से याद आता है कि बट इन CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ऑलरेडी द कंट्रैक्टिलिटी इज लो, सो व्हाई डू वी नीड बीटा ब्लॉकर्स। मतलब हम ये तीन जो क्लास पढ़े हमने, आइनोट्रोपिक एजेंट्स, डायूरेटिक्स एंड वेजोडाइलेटर्स, ये तीन क्लास तो कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रहे थे प्रीलोड या आफ्टर लोड को कम करके। ठीक है, तो हमने बीटा ब्लॉकर्स क्यों दिए। ठीक है, तो आंसर इसके देखते हैं दैट बिकॉज ये नॉर्मली क्वेश्चन है, बिकॉज ठीक है, कोई भी कॉमन सेंस की बीटा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में तो भाई पहले से ही कंट्रैक्टिलिटी इतनी कम है, तो आप इतना कम करके फिर और मतलब पेशेंट को शॉक में डालना चाहते हो क्या, तो ऐसा नहीं होता। तो इसका आंसर है दिस इज ड्यू टू कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ये अपने कंपनसेटरी मैकेनिज्म पे काम करेगा, बिकॉज इट विल एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उससे एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक आउटफ्लो होगा, एंड इट विल इंक्रीज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो, हैंस इट विल इंक्रीज द myocardial contractility and increase the myocardial oxygen demand. So the activation of sympathetic nervous system is useful transiently in congestive heart failure, but in long term harmful in congestive heart failure. जो लॉन्ग टर्म यूज होगा तब जाके वो हार्मफुल होगा। सो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड। ठीक है, तो उसके मेन एग्जांपल है, मैंने आपको पहले ही बोला था, दो एग्जांपल याद रखना, दैट इज द मेटाप्रोलोल एंड कार्बिडियोल, एंड बिसोप्रोलोल भी आप याद रख सकते हो, बट मैं बोलूँगा मेटाप्रोलोल एंड कार्बिडियोल को याद रखें, दैट इज ऑल्सो नोन एज द कार्डियोसिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, तो मतलब देखो गाइस, कंट्रैक्टिलिटी को कम करना भी ज़रूरी है, बिकॉज ये सब बढ़ा रहा है, तो
कोई भी एक कंट्रा इंडिकेशन भी होना चाहिए कि ज़्यादा बढ़ जाए तो दैट विल बी ऑल्सो अ कॉम्प्लिकेशन या पैथोजेनेसिस को वो फर्दर इंड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल करना भी ज़रूरी है कि कोई बढ़ाया बढ़ाया जा रहा है तो सब सिंपैथेटिक को एक्टिवेट ही कर रहा है, तो ज़्यादा एक्टिवेशन हो जाएगा तो ज़्यादा कंस्ट्रक्ट भी हो जाएगा तो वो भी काम का नहीं है, ठीक है। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो एक रेगुलेशन एज अ रेगुलेशन वे, रेगुलेशन ड्रग की वजह से हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 4 मेन क्लासेस होंगे जो कंट्रैक्टली हार्ट को बढ़ाएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली: आयोट्रोपिक एजेंट्स, डायूरेटिक्स, वेजोडाइलेटर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। तो उनके एक एक दो दो एग्जांपल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आयोट्रोपिक एजेंट्स में डिचॉक्सिन, डोब्यूटामीन एंड डोपामीन। डायूरेटिक्स में थायराइड डायूरेटिक्स एंड लूप डायूरेटिक्स का फेमस एग्जांपल फ्यूरोजामाइड एंड जो थायराइड डायूरेटिक्स में क्लोरोथायाजाइड, ठीक है। एंड वेजोडाइलेटर्स में एस इनहिबिटर्स, ARB, नाइट्रेट्स, हाइड्रोलाजीन एंड बीटा ब्लॉकर्स में कार्बिडिलॉल एंड मेटाप्रोलॉल, ठीक है। तो अब बी पार्ट सेकंड जो हमारा गोल था, हमने कंट्रैक्टिलिटी को तो बढ़ा दिया, अब सर्वाइवल रेट को बढ़ाना है पेशेंट की। तो अब हमारे सेकंड गोल पे आ जाते हैं, दैट इज द इम्प्रूव सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, न्यूट्रलाइज कंपनसेटरी मैकेनिज्म एंड कार्डियक रीमॉडलिंग, ठीक है। तो अभी फिर से हमको सर्वाइवल रेट बढ़ानी है, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म को जो कर रहे थे जो पहले पिछले वाले ग्रुप्स, उनको पहले कंपनसेट करना है या न्यूट्रलाइज करना है, एंड फिर हमको कार्डियक रीमॉडलिंग भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पिछले क्लास की तरह की जो कंट्रैक्टिलिटी में हमको मदद करे दैट इज़ द एस इनहिबिटर्स एंड ARB, ठीक है, वो दोनों यूज़ हो ही रहे। तो एस इनहिबिटर्स के थोड़े से एग्जांपल है, दैट इज कैप्टोप्रिल एंड एनालोप्रिल, लिसनोप्रिल, रैमिप्रिल एंड पेरिंडोप्रिल, ठीक है। तो 2-3 आप एग्जांपल कैप्टोप्रिल एंड एनालोप्रिल याद रख सकते हैं। दे रिवर्स द कार्डियक रिमॉडलिंग, देयरबाय दे विल इम्प्रूव द सर्वाइवल रेट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो वो रिवर्स कर देंगे जो एबनॉर्मेलिटी, मतलब कार्डियक मॉडलिंग बेसिकली है क्या, मैं फिर से समझा दूँ। ड्यू टू सम कार्डियक डिसफंक्शन इट विल चेंज द साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड एज वेल एज द फंक्शन ऑफ द हार्ट, दैट इज नोन एज द कार्डियक रीमॉडलिंग, ठीक है। तो उसको रिवर्स करेगा, ताकि रिवर्स होगा तो धीरे 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 वो सब जो चेंजेस हुए हैं या फिर जो फंक्शन में चेंज हुए तो उनको नॉर्मल लाने की कोशिश करेगा, दैट इज द एस इनहिबिटर्स, ओके। एंड एस इनहिबिटर्स आप याद करिए कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे थे, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, जो मैंने आपको ऊपर टेबल बताया था, वो आप ऊपर टेबल जाके देखिए, तो वो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में एस इनहिबिटर नहीं कन्वर्ट होने दे रहा था। तो एंजियोटेंसिन 2 जब नहीं बनेगा तो वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा एंड एल्डोस्टेरॉन भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो फर्दर कार्डियक रिमॉडलिंग को भी रोक देगा, बिकॉज एल्डोस्टेरॉन खुद भी कर रहा था और जो प्रेशर बढ़ रहा था उससे भी कार्डियक रिमॉडलिंग हो रहा था, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो मैंने बोला था क्या कि जो भी है मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइज, मैं ऊपर आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, मैंने बोला था कि एस इनहिबिटर जहाँ से, तो ये आप अगर एक बार टेबल देखेंगे एक बार, तो दिस इज़ द कोर, दिस इज़ द कोर। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि ये ही एक टेबल आपको पूरा CVS फार्मेकोलॉजी, आप बोल सकते हैं मेजर ऑफ द CVS फार्मेकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आपके इधर से ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बैक आ जाते हैं, दैट इज दिस वन, एस इनहिबिटर्स, ओके। फिर ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, दे विल इनहिबिट द कंपनसेटरी मैकेनिज्म, दैट इज द रेनिन एंजियोस्टिन एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को, RAS सिस्टम पूरा को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद मतलब इनहिबिट कर देंगे, सॉरी गाइस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम इज एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। एंड एंजियोटेंसिन 2 विल लीड टू द एल्डोस्टेरॉन रिलीज, एंड एल्डोस्टेरॉन रिलीज हो गया तो वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा एंड इट विल इंक्रीज द आफ्टर लोड ऑफ द हार्ट। और हमको क्या चाहिए कि हमको आफ्टर लोड और प्री लोड को मेनली डिक्रीज करना है, तो ये पूरी सिस्टम को इनहिबिट कर देगा, तो ये सब कुछ होगा ही नहीं। एंड एल्डोस्टेरॉन विल ऑल्सो लीड टू द फाइब्रोसिस ऑफ द मायोकार्डियम विच विल डिक्रीज द कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट। तो हमको ये दोनों आफ्टर लोड भी कम करना है एंड कंट्रैक्टिलिटी को हार्ट को भी बढ़ाना है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम ARB यूज़ करेंगे। तो एंजियोटेंसिन
रिसेप्टर ब्लॉकर क्या, तो फिर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो ए है उसको हम इनहिबिट कर देंगे, एंजियोटेंसिन को हम इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। सो एंजियोटेंसिन 2 एंड एल्डोस्टेरोन विल रिड्यूस द सर्वाइवल रेट ऑफ द पेशेंट, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इनहिबिट द renin angiotensin aldosterone system with the help of ACE inhibitors of or ARB. बट वाई एस, अब क्वेश्चन आएगा कि वाई एस इनहिबिटर्स कैनॉट बी टॉलरेटेड इन सम पेशेंट्स बिकॉज दे हैव ड्राई कफ की वजह से वो नहीं हो पाएगा, एंड उनके कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब नहीं दे पाएंगे, दैट इज प्रेगनेंसी, बिकॉज टेराटोजेनिक इफेक्ट शो कर सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है। और एग्जाम्पल ऑफ ARB कौन कौन से है, दैट इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, तो लोजाट्रन, कैंडेसर्टन एंड इर्बेसर्टन, तो लोजाट्रन एक याद रख सकते हो, दैट इज इजी, ओके। अब नेक्स्ट क्लास पे आ जाते हैं, दैट इज द एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, सबसे फेमस एग्जांपल दैट इज स्पाइरोलेक्टोन। मैंने डायूरेटिक्स में आपको बार बार ये बोला था कि आगे भी ये ड्रग्स आते रहेंगे, एंड फार्मेकोलॉजी इज ऑल अबाउट कंसेप्ट गाइस, रटोगे तो गाइस कुछ नहीं होगा। ड्रग्स को कहाँ से कहाँ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चेंज हो रही है, कहाँ यूज़ हो रहा है, वो सब आपको याद रखना ही पड़ेगा। बिकॉज बीटा ब्लॉकर्स तो मैंने देखा है कि बीटा ब्लॉकर्स कहाँ बहुत सारी जगह पे यूज़ हो रहा है, ANS के बाहर भी। फिर मैंने डायूरेटिक्स के बारे में भी अभी देखा कि देखो कहाँ, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स डायूरेटिक्स में भी एज वेल एज ANS में भी आ रहे थे। तो मतलब गाइज कि इट इज़ रिलेटेड, तो आप जितना रटने जाओगे उतना भूलते चले जाओगे, बट अगर आप समझोगे और रिलेट करना चीज़ों को सीख जाओगे तो गाइज इट विल बी मोर देन इनफ एंड मोर देन बेटरमेंट, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको काम आएगा। तो नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं गाइज। मैंने बोला था ये वीडियोस लंबा जाने वाले, तो आप ऐसे ही मैं बीच बीच में बात करता रहूँगा जिससे कि आपको बोर भी ना हो, बट गाइज हम वी आर रीचिंग टू एन एंड, एंड हम एक बार पूरा पढ़ लेंगे गाइज तो फिर पूरा क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएगा। तो हमने पहले से एक बार मैं आपको रिकॉल कर लेता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहले तो वो पूरा फ्लो चार्ट जो हो रहा था, क्या जो पैथोफिजियोलॉजी थी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, वो समझ लेना ज़रूरी था। फिर हमने 2 गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट हमने देखे कि हमको पहले तो कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट को बढ़ानी है, एंड फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उनको अरेस्ट करना है, या फिर जो हमारे कॉम्प्लिकेशंस है उनको अरेस्ट करके सर्वाइवल रेट को बढ़ाना है। तो हमने 4 क्लासेस देख ली, दैट इज़ द डायूरेटिक्स, ACE इनहिबिटर्स एंड ARB, फिर आयोनोट्रॉपिक एजेंट्स एंड बीटा ब्लॉकर्स, एंड और भी को कौन सा था, कोई रह गया? बस, तो ये 4 क्लास हमने देखे, तो वो कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रहे थे, एंड अब हम देख रहे हैं दैट इज़ द सर्वाइवल रेट को। तो ACE इनहिबिटर्स और ARB को हमने देख लिया, एंड उसके बाद हम आ रहे हैं एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट पे। तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट कहाँ इनहिबिट करेंगे, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ रेंजियन रास सिस्टम कौन सा, एंजियोटेंसिन 2, तो वो एंजियोटेंसिन 2 से एल्डोस्टेरोन के रिलीज को कम कर रहा है। तो फिर वो क्या, जो फाइब्रोसिस हो रहा है तो उसको भी कम करेगा, कार्डियक रीमॉडलिंग को भी कम करेगा, एंड जो आगे जो हो रहा है एल्डोस्टेरोन से वेजोकंस्ट्रिक्शन, आफ्टर लोड बढ़ा रहा है, रिड्यूसिस सर्वाइवल रेट ऑफ द पेशेंट, वो सबको भी इनहिबिट कर देगा। तो एक बड़ा सा क्रॉस ऊपर लग गया, तो आने वाले एरोस पे भी क्रॉस लगता चला जाएगा, ठीक है। उसका सबसे फेमस एग्जांपल है दैट इज द स्पाइरोलेक्टोन एंड एप्लेरेनॉन, ओके। अब बीटा ब्लॉकर्स पे आ जाते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स दे न्यूट्रलाइज द इंक्रीज इन सिंपैथेटिक आउटफ्लो एंड डिक्रीज द मायोकार्डियल O2 डिमांड, ओके। इधर पे भी एज ए रेगुलेशन यूज हो रहा है, दैट इज कार्बिडियोल एंड मेटाप्रोलोल, ठीक है। अब एक स्टार पॉइंट, दैट डिजॉक्सिन विल नॉट इम्प्रूव द सर्वाइवल ऑफ पेशेंट बट विल इंक्रीज द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब सर्वाइवल रेट को नहीं बढ़ाएगा। आइनोट्रोपिक एजेंट का एग्जांपल है डिजॉक्सिन, तो वो बस कंट्रैक्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा। अब देखिए क्या है एल्गोरिदम ऑफ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ CHF, ठीक है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में 2 बेसिकली, LHF में पल्मोनरी और RHF में सिस्टमिक कंजेशन हो रहा था। तो इफ़ डायग्नोसिस ऑफ CHF इज कन्फर्म्ड, एसेस देयर इज एनी फ्लूइड, मतलब फ्लूइड रिटेंशन तो नहीं हो रहा, वो आप पहले चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हाउ विल यू एसेस, कैसे हम चेक करेंगे कि फ्लूइड रिटेंशन नहीं हो रहा है या हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट हार्ट फेलियर हुआ तो पल्मोनरी कंजेक्शन होगा, तो वी हैव टू लुक फॉर द क्रेप्टेशन इन लंग्स बाय अस्कल्टेशन, कि मतलब हम अस्कल्टेट करेंगे और हमको अगर कुछ साउंड में चेंजेस सुनाई दिए, मतलब बेसिकली ये प्रैक्टिकल है फिजियोलॉजी का, वो अगर आप चाहे तो देख सकते हैं फिजियोलॉजी के जर्नल्स में, जो MBBS की फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी जर्नल्स है
उनमें हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी में अलग अलग साउंड आता है, तो वो साउंड के चेंज में बाय अस्कल्टेशन ऑफ लंग्स वी कैन आइडेंटिफाई कि फ्लूइड वहाँ पे भरा है या नहीं। ऑन राइट हार्ट RHF में हम क्या करेंगे, वी विल लुक फॉर जुगुलर वीनस प्रेशर, टेंडर हेपेटोमेगाली एंड पेडल इडिमा। ठीक है, तो पेडल इडिमा में भी पैरों में फ्लूइड भर जाना, या फिर हिपेटोमेगाली लीवर का बड़ा हो जाना, या फिर जुगुलर वीनस का प्रेशर का बढ़ जाना, दैट विल रिजल्ट इन द सिस्टमिक कंजेशन। ठीक है, तो उससे हम फ्लूइड रिटेंशन का पता लगा सकते हैं कि कहाँ या तो ILHF है या RHF है। ठीक है, फिर अगर कोई फ्लूइड रिटेंशन होता है, इफ़ देयर इज़ फ्लूइड रिटेंशन इन पेशेंट्स, देन वी हैव टू गिव, ऑब्वियस सी बात है, इडीमा हो रहा है तो फिर डायूरेटिक्स ही देंगे। ओके, इफ देयर इज नो फ्लूइड रिटेंशन देन वी हैव टू गिव एस इनहिबिटर्स, एंड दिस शुड बी गिवन इन ऑल क्लासेस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मतलब कुछ भी एस इनहिबिटर्स, तो दिस इज द मेन ड्रग बोल सकते हैं। दे विल इम्प्रूव द सर्वाइवल रेट ऑफ द पेशेंट, दे विल रिवर्स द कार्डियक रीमॉडलिंग। ओके, अलॉन्ग विथ एस इनहिबिटर्स वी हैव टू गिव द बीटा ब्लॉकर्स। और बीटा ब्लॉकर्स क्यों? बिकॉज वो रेगुलेशन ड्रग की तरह भी काम कर रहे थे, सिंपैथेटिक आउटफ्लो पे वो कंट्रोल रखेंगे। गिवन इन ऑल डोजेज ऑफ CHF एक्सेप्ट डिकम्पनसेटेड CHF। ओके, तो ये मेन रीज़न हो गया। तो मेटाप्रोलोल एंड कार्बिडियोल न्यूट्रलाइज द सिंपैथेटिक आउटफ्लो। देखे मैंने आपको पूरा समझा दिया वो पीछे। बीटा ब्लॉकर आर ऑल्सो द ग्रुप ऑफ ड्रग which will improve the survival rate of the patient. Okay, if the patient symptoms are controlled, then continue with giving ACE inhibitors and beta blockers. Okay, and if the system are still persist कर रहा है या still persisting, then we have to give the other group of drug called as aldosterone antagonist. तो अब अगर ACE inhibitor और beta blockers से बात नहीं बन रही तो हम देंगे aldosterone antagonist, that is spironolactone या eplerenone. If the system persist, इफ़ सिम्टम्स बाद में भी परसिस्ट कर दे कि हमने स्पाइरोनोलैक्टोन दे दी, तो हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? हाइड्रोलेजिन, दैट इज द वेजोडाइलेटर्स। इट इज़ अ आर्टेरियल वेजोडाइलेटर, रिड्यूस द आफ्टर लोड। ओके, फिर आइसोबियाइड नाइट्रेट, इफ सिम्टम परसिस्ट देन दे विल डिक्रीज द प्री लोड। अब और भी सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं तो हम नाइट्रेट देंगे। फिर डिजॉक्स, अगर सिम्टम और परसिस्ट करेंगे तो हम आयोनोट्रोपिक एजेंट्स देंगे। तो पहले हमने एस इनहिबिटर दिया, फिर एस इनहिबिटर के बाद हमने कहाँ ट्राई किया? एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ट्राई किया, फिर वेजोडाइलेटर्स ट्राई किया, फिर नाइट्रेट ट्राई की, फिर आयोनोट्रोपिक एजेंट्स ट्राई किया, और फिर अदर ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स विच हेल्प इन CHF आर वेजोप्रेसिन एंटागोनिस्ट वाया कंपनसेटरी मैकेनिज्म, नॉन ऑस्मोटिक रिलीज। सॉरी गाइस, ये आप नोट में पढ़ता गया और फिर मैं भूल गया बीच में। वाई कंपनसेटरी मैकेनिज्म, नॉन ऑस्मोटिक रिलीज ऑफ एनी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन के रिलीज को कम, बिकॉज डायूरेटिक्स जो काम कर रहा है तो उसके अपोजिट एंटी डायूरेटिक्स काम करेंगे। ठीक है, तो अगर डायूरेटिक्स मतलब आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया तो उसको बढ़ाना पड़े, तो एक्सेसिव H2 रीअब्जॉर्प्शन फॉर रीनल ट्यूब्यूल्स एंड फ्लूइड ओवरलोड को बढ़ा देगा। ठीक है, तो फ्लूइड ओवरलोड को बढ़ा देगा जिससे कि काम आ जाएगा। ठीक है, तो वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट, बट ज़्यादा यूज़ नहीं होते वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट, कम ही यूज़ होता है। ओके, तो अभी मैकेनिज्म इधर पे एक्सप्लेन कर रखी है, दैट इज वेसोप्रेसिन वाया एक्शन V1A रिसेप्टर एंड एक्टिंग ऑन V2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन। तो V1 रिसेप्टर का कॉजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन, एंड V2 रिसेप्टर जो रीनल ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है दैट विल कॉज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो वो इंक्रीज कर लेंगे आफ्टर लोड एंड फ्लूइड ओवरलोड को। ठीक है, वेसोप्रेसिन antagonist will neutralize the effect of vasopressin, that is it will decrease the vasoconstriction and decreases the reabsorption of water, and hence after load of on heart and fluid overload will decrease. ठीक है, तो वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट क्या करे? पहले तो हमने देखा वेसोप्रेसिन के फंक्शंस क्या होता है। तो वेसोप्रेसिन क्या करेगा कि जो एक्सेसिव H2 रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रीनल ट्यूब्यूल से वो बढ़ाएगा और फ्लूइड ओवरलोड को भी बढ़ा देगा। बट जो वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट है, ठीक है, तो वो उसके अपोजिट ही काम करेंगे। तो वो क्या करेंगे? आफ्टर लोड एंड फ्लूइड ओवरलोड को कम कर देंगे। ठीक है, वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट के एग्जांपल कौन कौन से? दैट इज टोल्वेप्टेन एंड कोनिवेप्टेन। ओके, तो टोल्वेप्टेन को हम ओरली दे देंगे एंड जो कोनिवेप्टेन है उसको हम IV रूट से दे देंगे। ठीक है, इंक्रीज लेवल ऑफ वेसोप्रेसिन आर फाउंड इन पेशेंट्स ऑफ हार्ट फेलियर एंड वी हैव टू न्यूट्रलाइज इट। तो वो
वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट, दैट इज टोल्विप्टेन एंड कोनिविप्टेन से हम कर सकते हैं उसको न्यूट्रलाइज। फिर एंटीकोगुलेशन थेरेपी इज इंडिकेटेड इन हार्ट फेलियर पेशेंट्स हु हैव रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है, तो थ्रोम्बस वो प्लैक फॉर्मेशन से होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स हु रिस्क ऑफ डेवलपिंग थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, तो कौन कौन से कि एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब फाइब्रस का डिपॉजिट हो जाना एट्रिया में, फिर वाल्वुलर हार्ट डिजीज होगी, फिर डॉक्यूमेंटेड लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रोम्बस होगा यार, वेरी लो इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये सबको हम एंटीकोगुलेशन थेरेपी देंगे। तो वो थेरेपी इंक्लूड क्या करते हैं, तो कन्वेंशनल हिपैरिन, जो हिपैरिन है वो क्लॉट बस्टर या फिर वो क्लॉट को रिमूव करता है। फिर अनफ्रैक्शनल हिपैरिन, हाउ मॉलिकुलर वेट, लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन। ठीक है, ओरल एंटीकोगुलेंट्स दैट इज विटामिन के एंटागोनिस्ट। ठीक है, जो विटामिन के क्लॉट कर रहा है, क्लॉट फॉर्मेशन में ऑब्वियसली मदद कर रहा था, तो विटामिन के एंटागोनिस्ट देंगे। एंड डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर देंगे। ठीक है, दैट इज उसके एग्जांपल है डाइबेक्ट्रैन एंड फॉर्मेशन ऑफ 10 ए मतलब 10 जो फैक्टर है उन उसको भी इनहिबिट करेगा, दैट इज एपिक्साबान एंड रिवोक्साबान। अनदर ग्रुप ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड एज ओमेगा 3 PUFA, that is it is reasonable in NYHA क्लास 2 एंड ये NYH क्या है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे हार्ट अटैक्स को क्लासीफाई करती है। एंड वो उसमें क्लास 2 क्लास 4 होता है। दे विल डिक्रीज द मोर्टेलिटी एंड डिक्रीज द कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटलाइजेशन विद द CHF। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा पूरा। मेन तो हमको क्या रखना है, जो 2 गोल ऑफ ट्रीटमेंट हमने ऊपर पढ़े थे। ठीक है, 2 गोल ऑफ ट्रीटमेंट, तो वही सब याद रखना है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट लाइन 1 में हमने 4 पढ़े, दैट इज बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स, आइनोट्रोपिक एजेंट्स एंड क्या बोल सकते हैं, दैट इज आइनोट्रोपिक एजेंट्स एंड वेजोडाइलेटर्स। एंड ग्रुप 2 में हमने देखा दैट इज द बीटा ब्लॉकर्स, तो दोनों में एस इनहिबिटर्स ARB एंड स्पाइनोलैक्टोन, दैट इज थायराइड डायूरेटिक मतलब एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो उसके अलावा हमने वैसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट, विटामिन के, फिर एंटीकोगुलेशन थेरेपी, एंड फिर जो मेन जो बात है वो हमने पढ़ी, दैट इज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी। ये गाइस याद रखनी ही रखनी है। 1-2 एग्जांपल सब में आप याद रखोगे, डिजॉक्सिन, डोपामिन, डोब्यूटामाइन जो आइनोट्रोपिक एजेंट है उसका अलग से मैं आपको लेक्चर पूरा प्रोवाइड करूँगा। एंड फिर आने वाले वीडियोस में हम इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ करेंगे, वहाँ पे नाइट्रेट्स के बारे में हम जानेंगे, और फिर और भी जो है टॉपिक्स वो मैं एक के बाद एक कवर करता चला जाऊँगा। ठीक है, एंड AC इनहिबिटर्स का भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा आपके लिए। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 42 to 43 मिनट्स का हो गया है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैंने साथ में इसलिए लिया बिकॉज ऑलमोस्ट सब बारी बारी KDT में नॉर्मली ये क्वेश्चन बहुत मतलब सेपरेट वे में दे रखा है एंड बहुत लेंथी क्वेश्चन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सो गाइज इसको पढ़िएगा आप आराम से। KD त्रिपाठी मैंने उससे लिया है एंड थोड़ा सा ऑनलाइन स्लाइड शेयर से मैं करता हूँ, अपने नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स होप कि मेरे आने वाले महीनों में या फिर आने वाले दिनों में जो मैं 150 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर जाऊँ। ठीक है, सो गाइज आपका एफर्ट है एंड आप अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो एंड आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइए, मेंशन करिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। कोई डाउट है तो भी पूछे एंड सजेशंस तो ओपन है सबके लिए। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। जैसे आपको मोटिवेशन मिलता है अच्छे से समझ में आना, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप सजेशंस दोगे एंड यू विल सपोर्ट टू माई चैनल। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा एंड तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे कूल एंड स्टे काम। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।